जब हम लोग अपने बड़ों के पास बैठते हैं तो अक्सर एक बात सुनने को मिलती है। जब हम लोग अपने नाना नानी दादा या दादी के पास बैठते हैं तो अक्सर एक बात जो है वो सुनने को मिलती है कि वक्त पहले जैसा नहीं रहा। जब हम उन्हें मज़ीद कुरेदते हैं, जब मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं कि भाई आपकी इस बात से क्या मुराद है, वक्त में आप क्या चीज़ जो है वो फील करते हो कि चेंज हो चुकी है। तो वो दो बातें अक्सर करते हैं। वो ये कहते हैं कि लोग पहले जैसे नहीं रहे, और दूसरा, मौसम काफ़ी जो है वो बदल चुके हैं। हमारे वक्तों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी जितनी गर्मी आज होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे जो दादी हैं वो अक्सर बताया करती थी कि हमारे वक्तों में, आज से कुछ 40-50 साल पहले हमारे वक्तों में तो अप्रैल एंड पे भी हम लोग लिहाफ ओढ़ के सोया करते थे। और उस वक्त तो खैर एसी हुआ ही नहीं करते थे, पंखे चला करते थे। वो कहते हैं पंखे लेना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो बिना कंबल के, ब्लैंकेट के या लिहाफ के सोने के बारे में भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन आज 2022 में क्या हम लोग ये इमेजिन कर सकते हैं कि अप्रैल का महीना हो, अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा हो, और हम लोग जो है एसी बंद करके, पंखा बंद करके, जो है वो लिहाफ ओढ़ करके सो जाए। ऐसा सोचने से भी सामने मौत नजर आती है, दम घुटता है, ऐसा लगता है कि भी चंद लम्हे में जो है हमारी जान निकल जाएगी। तो वहां से भी मौसम की जो तब्दीली है वो हमें महसूस होती है। मौसम का जो चेंज है वो भी, उसकी शिद्दत का भी हमें जो है वो अंदाज़ा हो सकता है कि मौसम वाकई जो है वो बदल चुका है। फिर वो जो अक्सर बात करते हैं कि लोग जो है वो भी काफ़ी बदल चुके हैं। वो बताते हैं कि हमारे वक्तों में रिश्तों का बड़ा एहतराम होता था, एक दूसरे का रिगार्ड करते थे। हमसाया हमसाए का जो है वो रिगार्ड करता था, खवातीन का बड़ा रिगार्ड हुआ करता था, भाई भाई के जो है वो बड़ा एहतराम करता था, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। वालिदैन का जो है वो बड़ा एहतराम होता था। और अगर कॉरपोरेट एनवायरनमेंट की बात की जाए तो वो अक्सर कहा करते थे, अगर हम लोग किसी फैक्ट्री में काम करते थे तो एम्प्लॉयर जो है वो हमारा बड़ा एहसास किया करता था। हमारे घर में खुदा न खास्ता अगर किसी तरह की कोई परेशानी आ जाती तो एम्प्लॉयर उसे अपनी ज़ाती परेशानी समझा करता था, और अगर कोई खुशी आ जाती तो उसमें इक्वली जो है वो पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि हर बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने को बेताब है, हर बंदा दूसरे बंदे की टांग खींचने के लिए जो है वो बेचैन है। हम लोग यही देखते हैं कि फला मेरा दोस्त, फला मेरा जो कलीग है वो आगे क्यों बढ़ गया, बजाय इसके कि हम लोग उसको सपोर्ट करें और खुद एफर्ट्स करें, हम लोग उसकी टांग खींचने के ही चक्करों में पड़े रहते हैं। और एक दूसरे के खून के जो है वो प्यासे नजर आते हैं भाई भाई आपस में। फिर इसी तरह कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की स्पेसिफिकली बात करें, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से यहाँ पे मुराद मेरी एम्प्लॉयर की है। एम्प्लॉयर जो है वो पहले वक्तों में भी, चले हम लोग मान लेते हैं कि वो इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, वो अपने प्रॉफिट्स के बारे में या अपनी पॉकेट के बारे में ही सोचा करता था। लेकिन पहले सिर्फ वो पसीना निचोड़ा करता था, पहले वो सिर्फ पसीना, यूँ कह लीजिए कि वो उसकी काम की जो कीमत हुआ करती थी वो पसीने की शक्ल में थी। लेकिन आज का एम्प्लॉयर जो है वो खून पीता है, वो उसका खून से भी गुजारा नहीं होता, उसको तो दिल करता है कि जनाब मैं इस एम्प्लॉय की जान तक ले लूं और इसको मैं मार्केट में बेच करके मैं इससे पैसा कमा लूं। ये ऐसा हम लोग इंडस्ट्री में अक्सर औकात जो है वो देखते हैं। खुशी गमी में पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात है, अगर खुदा ना खास्ता किसी का कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसको छुट्टी मिलना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। अगर शादी वगैरह आ जाए तो ये तो बड़ी दूर की बात है कि एम्प्लॉयर से 3-4 दिन की छुट्टी मांग लो तो उस बेचारे का ऐसे लगता है कि मेरी जान जो है वो अभी निकल जाएगी। तो वाक़तन हम लोगों के रवैयों में भी तब्दीली देखते हैं। सोचने वाले सोचते हैं, सोचने वाले जो है वो ये कहते हैं कि जनाब माहौल, लोगों का रवैया बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बदल रहा है। अगर हम लोगों ने इस बदलने को कंट्रोल ना किया तो अगर 30-40 सालों में इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है, हम लोगों की बात नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ माहौल की ही बात कर लेते हैं। अगर 30-40 साल में इतना जो है वो चेंज आ चुका है कि हमारे लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, तो इमेजिन करिए अगले 30-40 सालों में सिचुएशन क्या होगी। कहने वाले ये कहते हैं कि इस कुर्राए अर्ज पे, इस ज़मीन पे इंसान के लिए रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद थोड़ा-सा आगे सोचिए तो नामुमकिन सी बात नज़र आती है। हमें सर्दियों का नामो-निशान ही जो है वो नज़र नहीं आता अगले कोई 50-60 सालों में। तो इसी वजह से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्क्रूटिनाइज करती हैं कि जनाब आखिर ये माहौल इतनी तेजी के साथ जो है वो क्यों कल बदल बदल रहा है। ना सिर्फ ये चेंज हो रहा है बल्कि बड़ी शिद्दत के साथ चेंज हो रहा है। लोगों के रवैयों में इतनी ज़्यादा जो है वो तब्दीली जो है वो क्यों कर आ रही है।
तो सारी बातों का वो एक ही जो है वो मसला हमारे सामने लेके, एक ही वजह जो है वो हमारे सामने लेकर के आते हैं। वो ये कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द मेन रीजन बिहाइंड ऑल दीज कर्सेस। वो कहते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, जैसे जैसे फैक्ट्रीज जो हैं वो बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारा माहौल जो है वो पॉल्यूट होता चला जा रहा है। हमारी एयर पोल्यूशन बढ़ती चली जा रही है, नॉइज पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और लोगों के अंदर डिप्रेशन की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारियां नई से नई जो है वो हमारे सामने आ रही है, लोगों की परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है, इसलिए लोगों के रवैये जो है वो चेंज होते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोकना चाहिए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका नहीं जा सकता, और ना ही ये इंसान के हक में फेवरेबल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोका जाए। लिहाजा इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए। तो सोचने वाले ये सोचते हैं कि जनाब फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं, इस तरह की पॉलिसीज फॉलो की जाएं, इस तरह के मेथड जो हैं वो अडॉप्ट किए जाएं, जिनकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको रोका जा सके। अगर हम उनको 100% रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट उनको मिनिमाइज किया जा सके। इस बात को लेकर के उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस को, या यूं कह लीजिए कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वी नीड पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर एंड। ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर किया जाने लगा कि जनाब हमें आपके एंड से पार्टिसिपेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस ने सवाल किया कि जनाब आप किस तरह की पार्टिसिपेशन चाहते हो, आप एटलीस्ट हमें बताइए तो सही। तो सबसे पहला स्टेप यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ जो है वो लेती है, और ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव फ्रेमवर्क के नाम से एक फ्रेमवर्क जारी करती है, जो कहती है कि जनाब ये वो गाइडलाइन है, ये वो बातें हैं जो हम आपसे चाहते हैं, और आपने हमें आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें बताना होगा कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशल रिलैक्सेशन। बहती गंगा में जो है वो आईफैक भी हाथ धो लेता है। आईफैक जो है वो भी एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जारी करता है। रिपोर्टिंग तो खैर नहीं करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क जारी करता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एनवायरनमेंट बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। एनवायरनमेंट से यहाँ पे मुराद अब मेरा वो इकोलॉजी नहीं है, बल्कि ओवरऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं। तो आईफैक को ये लगा कि जो फ्रेमवर्क हम पहले इशू कर चुके हैं वो अब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हमें जो है इनको इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लिहाजा आईफैक जो है वो सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क 2.0 जो है वो दोबारा से इशू कर देता है। यानी जो फ्रेमवर्क उसने पहले इशू किया उसका सेकंड एडिशन जो है वो इशू कर देता है। उस सेकंड एडिशन में क्या क्या बातें हैं, सेकंड एडिशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव में, फिर उसके बाद ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव में, और तीसरा रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव में। स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी डिटेल में बात कर ली। ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव को मजीद हम लोगों ने डिटेल में जो है एक्सप्लोर किया। अब रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव की बारी आ जाती है कि फ्रेमवर्क ये कहता है कि जनाब आपको रिपोर्ट करने की जरूरत है। सवाल आता है कि मुझे रिपोर्ट क्यों करना है, वो रिपोर्टिंग क्यों करनी है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इस टॉपिक पे बात करना क्यों जरूरी थी कि रिपोर्टिंग क्यों जो है वो करनी चाहिए। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसकी लॉजिक तो हमें समझ में आती है, लेकिन मुझे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्यों करनी है, मुझे लोगों को क्यों बताना है, और आखिर मुझे किसको बताना है, और क्या बताना है, और क्यों बताना है। मेन सवाल होता है कि मुझे क्यों बताना है कि हम लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में जो है वो काम कर रहे हैं, हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो उसकी लॉजिक मैंने आपको पूरी एक कहानी की शक्ल में समझाने की कोशिश की कि भाई लोगों की तरफ से प्रेशर है कि आपकी वजह से हम लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं। नो डाउट आपकी वजह से हमें जॉब्स मिलती हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव होता है, लेकिन सेहत से बढ़ के कोई शय नहीं है। अगर हमारी सेहत नहीं होगी तो हमें इन पैसों का क्या करना होगा, हम जो भी कमाएंगे वो सारे का सारा तो हमें अपनी सेहत की प्रोटेक्शन पे लग जाएगा। लिहाजा आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबल वे में काम करना होगा। यही इस फ्रेमवर्क का थीम है। फ्रेमवर्क ये ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि आपको क्या रिपोर्ट करना है, किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना चाहिए, और आप अपनी रिपोर्टिंग की यूजफुलनेस को जो है वो किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप पूरे की पूरा थीम जो है वो आपको समझ आ चुका होगा। फ्रेमवर्क का ये सेक्शन जो है 5 डिफरेंट टॉपिक्स पे जो है वो बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप रिपोर्ट करना चाहते हो, लेकिन ब्लाइंडली रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। यू मस्ट हैव अ कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा हूँ, प्लान ऑफ एक्शन इन योर पॉकेट, कि मुझे
किस तरीके से क्या चीज जो है वो रिपोर्ट करनी है। सेकंड, फ्रेमवर्क का ये सेक्शन कहता है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट नाम से या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट के नाम से अलग से रिपोर्ट इशू नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स को और सोशल इम्पैक्ट्स को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट बनाना चाहते हो, तो आप उसे किस तरीके से पार्ट बना सकते हो। नेरेटिव रिपोर्टिंग पे यानी नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जो है वो जोर देता है। ये मैं जस्ट नेरेटिंग रिपोर्टिंग को नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिलेट कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग इन द फॉर्म ऑफ निरेशन जो हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, उसे वहां पे हम लोग निरेट कर रहे होते हैं कि जनाब वो फिगर जो आपके सामने आ रही है उसका मेन रीजन या उसका मेन मफहूम क्या है, वो हम लोग यहाँ पे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता देते हैं। इसी तरीके से नेरेटिव रिपोर्टिंग पे जोर देता है ताकि जो यूजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हैं वो अच्छे से समझ सके। मकसद क्या होता है कि हम लोगों ने अपनी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना होता है। फ्रेमवर्क का ये सेक्शन मैनेजमेंट को कहता है कि छोटे छोटे इश्यूज को हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे एनवायरमेंटल इश्यूज को, सोशल इश्यूज को जो है आप रिपोर्ट करना शुरू कर दो। उससे होगा क्या कि जो यूजर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है वो इतनी बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन में गुम होकर के रह जाएगा, जो असल बात है उस तक वो नहीं पहुंच पाएगा और यूजर एंड से जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसलिए आप सिर्फ मटेरियल इंफॉर्मेशन दोगे। मैनेजमेंट सवाल करती है कि जनाब मटेरियलिटी हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे। तो रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव जो है इस टॉपिक पे भी जो है वो बात करता है। ये फ्रेमवर्क का सेक्शन कहता है कि आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी जो डिस्क्लोजर है, या यूँ कह लीजिए कि सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्ट है, बेसिकली जो रिपोर्ट है वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स हैं कि जनाब हम जो मामलात कर रहे हैं उन मामलात की वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, उनकी वजह से सोशल इम्पैक्ट्स जो है वो क्या आ रहे हैं, और हम किस तरीके से उन्हें जो है वो मैनेज करने का इरादा रखते हैं। आने वाले दिनों में हम ये सस्टेनेबिलिटी इश्यूज क्या क्या देखते हैं और कैसे हम उनको मैनेज करेंगे। बेसिकली यू आर डिस्क्लोजिंग योर ऑपरेशनल एक्टिविटीज और उनके इम्पैक्ट्स और योर स्ट्रैटेजीज। तो फ्रेमवर्क का ये सेक्शन कहते हैं कि क्या आपको किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत है जो कि आपके इन डिस्क्लोजर्स को रिव्यू करे और एश्योर करे और एश्योरेंस दे के जनाब आप बिल्कुल ट्रूली और फेयरली अपनी पिक्चर जो है वो मेंशन कर रहे हैं। आप उस ट्रूली और फेयरली जो है अपनी सारी की सारी पिक्चर को जो है वो रिफ्लेक्ट करें। तो ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स पे जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो बात करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा यहाँ तक। इंशाल्लाह आगे वन बाय वन हम लोग तमाम जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं।